Hello my dear students, I'm Dr. पारुल त्यागी, assistant professor. So welcome my YouTube channel Problem Solver. So आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी. ठीक है, तो हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? अति संवेदनशीलता. ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी 2 टर्म से बना हुआ होता है. हाइपर मीन्स एक्सेस अमाउंट और सेंसिटिविटी का मतलब होता है इम्यून रिस्पॉन्स. इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है किसी भी एंटीजन के लिए, चाहे वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो या फिर नहीं हो. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? रिएक्शन प्रोड्यूस बाय नॉर्मल इम्यून सिस्टम. मतलब हमारी बॉडी का नॉर्मल इम्यून सिस्टम है, वो किसी भी एलर्जन के लिए बहुत स्पीड से, बहुत फास्टली एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है. ठीक है, तो कूम्स एंड जेल के अकॉर्डिंग उन्होंने हाइपर सेंसिटिविटी को 4 टाइप्स में डिवाइड किया था. कौन से ईयर में? 1963. ठीक है, तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4. ठीक है, तो टाइप 1 को हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसमें कौन सी एंटीबॉडी यूज होती है? आईजीई एंटीबॉडी, जो कि कौन सी सेल में होती है? मास्ट सेल में. ठीक है, टाइप 2 को टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी किसके थ्रू होती है? आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी के थ्रू. ठीक है, एंड टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है? इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसीजेस, जिसमें कि मेनली आईजीजी एंटीबॉडी यूज होती है. और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है? इसको डिलेड और सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं. ठीक है, तो जिसमें से कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो कि मेनली किस पर डिपेंडेंट होती है? एंटीबॉडी पर, क्योंकि टाइप 1 में आईजी एंटीबॉडी यूज होती है, टाइप 2 में आईजीजी एंड आईजीएम यूज होती है, टाइप 3 में आईजीजी यूज होती है. ठीक है, लेकिन टाइप 4 में एंटीबॉडी यूज नहीं होती है, ये लिम्फ नोड पर बनता है. तो ये मीडिएटेड बाय किससे होता है? टी लिम्फोसाइट से. ठीक है, तो टाइप 1 में क्या करेंगे हम? तो अभी हम फर्स्ट इसमें से टाइप 1 पढ़ेंगे कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है. ये क्या होती है? तुरंत का तुरंत रिस्पॉन्स शो करती है. जैसे कि किसी भी पर्सन में जैसे एलर्जी हो जाती है, तो तुरंत का तुरंत ये रिएक्शन शो करती है. विद इन अ सेकेंड ये रिस्पॉन्स देती है. ठीक है, तो इसमें कौन सी एंटीबॉडी यूज करते हैं? आईजीई. और इसमें क्या होता है कि प्राइमरी सेलुलर कंपोनेंट्स क्या होता है? मास्ट सेल या फिर बेसोफिल होता है. और ये क्या करता है कि ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के की पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि जब 2 एंटीबॉडी जब साथ में आएंगी, जब आईजीई 2 आएंगी साथ में, तब वहां पे क्रॉस लिंक बनेगा. और किसके बीच में? एलर्जन के बीच में. ठीक है, तो मैंने लिखा है मेक लिंक बिटवीन एलर्जन एंड 2 आईजीई एंटीबॉडी. तो मास्ट सेल होता है कि स्टिमुलेट होता है एंड रिलीज होता है. क्या रिलीज होता है? हिस्टामिन एंड प्रोटीआई. तो हिस्टामिन क्या होता है? वैसोडाइलेशन काम करता है. और प्रोटीएज क्या करता है? चेंज प्रोटीन स्ट्रक्चर. जब सेल में प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, उसका फंक्शन टोटली चेंज हो जाता है. ठीक है, तो ये क्या है? मैकेनिज्म ऑफ टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी. ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है? देखिए, आपको बस समझना है भी ये देखिए, इसमें मेनली आपको की पॉइंट्स में क्या लिखा है? एंटीबॉडी. एंटीबॉडी कौन सी होगी? आईजीई. नॉर्मल सेल में जो आईजीई का लेवल है वो बहुत कम होगा, लेकिन जो एलर्जिक सेल होगी उसमें आईजीई का जो अमाउंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा. देखिए, ये कोई ए पर्सन है, ये कोई बी पर्सन है. ठीक, सन एलर्जिक है डस्ट पार्टिकल से, और ए पर्सन एलर्जिक है डस्ट पार्टिकल से एंड बी पर्सन एलर्जिक नहीं है डस्ट पार्टिकल से. तो पर्सन डस्ट पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है? इसका इम्यून सिस्टम बहुत हाईली एक्टिव हो जाता है. किसके अगेंस्ट में? डस्ट पार्टिकल के अगेंस्ट में. बट डस्ट पार्टिकल एंटीजन नहीं है, लेकिन फिर भी ये डस्ट पार्टिकल के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स दे देता है. ठीक है, तो इन्फ्लामेशन हो जाता है फर्दर. लेकिन जब जो नॉर्मल बी पर्सन है, वो डस्ट पार्टिकल के साथ में कोई सा भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं शो करता है और वहां पे कोई एलर्जी नहीं होती है. ठीक है, तो वहां पे डस्ट पार्टिकल कोई भी ना तो एंटीजन का काम करेगा, ना ही कोई एलर्जी का काम करेगा. लेकिन ए पर्सन में एलर्जी है तो वो एलर्जिक का काम करेगा.
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि नेम ऑफ एलर्जन, कि कौन कौन से एलर्जन हो सकते हैं, जैसे कि पीनट्स है, डस्ट है, पोलन ग्रेन है, एंटीबायोटिक्स है। ये मैंने यहाँ पर लिखा था, लेकिन इसको डिटेल में मैंने दूसरे सेपरेट पेज पे मैंने इसको एलेबोरेट किया है। किसी भी पर्सन में फर्स्ट टाइम कोई सा भी एंटीजन आया या फिर एलर्जिक आया, जो मैंने अभी आपको बताया था एग्जाम्पल, तो किसी भी पर्सन में फर्स्ट टाइम कोई सा भी एलर्जिक आया और उस पर्सन ने कंज्यूम कर लिया उसको, ठीक है, तो क्या होगा, डस्ट पार्टिकल आया। डस्ट पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि कोई एंटीजन नहीं है ये, इसको क्या बोलेंगे हम, एलर्जन, ठीक है। तो ये जब आया तो सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आएगा, ये बी सेल के। बी सेल पे क्या लगा रहता है, आईजीएम आईजीडी एंटीबॉडी लगा रहता है। तो जब आईजीएम आईजीडी एंटीबॉडी एज ए रिसेप्टर काम करता है, तो वो एलर्जन पार्टिकल को अपने ऊपर बाइंड कर लेता है। जब बी सेल अपने ऊपर जब बी सेल अपने ऊपर बाइंड कर लेता है एंटीजन को, तो बी सेल टी सेल को सिग्नल देता है कि मेरे पास में कुछ नया आया है, आओ आओ बाइंड करो, क्या है। तो बी सेल टी सेल के साथ में जो MHC रिसेप्टर है, इसके साथ में टी सेल के साथ में रिकॉग्नाइज करेगी कि हमारे पास कुछ नया आया है, आप एक बार उसको देखो। तो टी सेल क्या करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा, और आइडेंटिफाई करके अपने साथ अब टी सेल इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 13 रिलीज करेगा, और टी सेल को बोलेगा कि ये कोई नया फॉरेन पार्टिकल आया है, आप उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाओ, ठीक है। ये टी सेल रिलीज करेगा। टी सेल बोलेगा, पहले बी सेल टी को इंफॉर्मेशन देगा कि हमारे पास कोई आया है, आप उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, क्या है ये तो कोई फॉरेन पार्टिकल लग रहा है। तब टी सेल बोलेगा कि मैंने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, आप इसके अगेंस्ट में अब कोई एंटीबॉडी बनाओ, क्योंकि ये फॉरेन पार्टिकल है। समझ में आया। तो जब टी सेल ओके करता है, जब ये लाइसेंस देता है कि हाँ ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, तो वो क्या सीक्रेट करता है, इंटरल्यूकिन। तो 2 टाइप्स की इंटरल्यूकिन सीक्रेट करता है, इंटरल्यूकिन 4 इंटरल्यूकिन 13, ठीक है। तो इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 13 बी सेल को बोलते हैं कि इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाओ, क्योंकि ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है। तो बी सेल अब बी सेल फर्दर आगे 2 सेल में डिवाइड होती है, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। जो मेमोरी सेल होती है उसमें क्या होता है कि ये फर्दर जब सेकंड टाइम कोई भी एंटीजन आएगा, उस टाइम में ये वर्क करेगी, ये मेमोरी की तरह से सेव हो गई है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। लेकिन जो प्लाज्मा सेल है, जो प्लाज्मा बी सेल है, वो क्या रिलीज करेगी, आईजीई एंटीबॉडी, ठीक है। जो प्लाज्मा बी सेल है, वो क्या रिलीज करेगी, तुरंत इमीडिएट आईजीई एंटीबॉडी। जब आईजीई एंटीबॉडी रिलीज करेगी, तो आईजीई एंटीबॉडी का रिसेप्टर मास्ट सेल पे लगा होता है। आईजीई एंटीबॉडी का रिसेप्टर मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स पे लगा रहता है। तो जब आईजीई एंटीबॉडी का जो FC रीजन होता है, आपने एंटीबॉडी पढ़ा होगा, मैंने यहाँ पे बना भी दिया है थोड़ा सा हिंट के लिए, कि ये जो एंटीबॉडी होती है, इसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है, इसको FC रीजन बोलते हैं। तो FC रीजन जो आईजीई एंटीबॉडी है, इसका जो ये आपको हर टाइप्स में आपको हेल्प करेगा, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। तो जो आईजीई एंटीबॉडी है, ये FC रिसेप्टर पर बाइंड कर जाती है, और जैसे ही आईजीई एंटीबॉडी मास्ट सेल के साथ में बाइंड करती है, अब ये मास्ट सेल क्या हो जाती है, सेंसिटाइज्ड हो जाती है, ठीक है, व्हेन अटैच्ड आईजीई। अब ये इतना पोर्शन हमारा होगा जब एंटीजन फर्स्ट टाइम कोई भी एलर्जन या कोई भी फॉरेन पार्टिकल फर्स्ट टाइम कंज्यूम किया है, ये फर्स्ट टाइम का ये वाला प्रोसीजर है। अब जब सेकंड टाइम एलर्जन एंटर करता है बॉडी के अंदर, तो ये सारी जो प्रोसेस जो है, ये बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये मेमोरी बी सेल्स पहले से ही उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना चुकी होती है। ये हम रहे थे आपको कि जब पहली बार कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है तब की, लेकिन अब मैं ये बात कर रही हूँ कि जब सेकेंड टाइम सेम डस्ट पार्टिकल
एंटर करता है बॉडी की सेल्स में। तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है क्योंकि मेमोरी बी सेल्स ऑलरेडी ही डस्ट पार्टिकल्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना चुकी होती है। तो तुरंत सिग्नल जाता है मेमोरी बी सेल्स के पास में कि सेकेंड टाइम्स इन्फेक्शन हुआ है डस्ट पार्टिकल का। तो तुरंत क्या करता है, ये तुरंत मेमोरी बी सेल प्लाज्मा सेल को बोलता है कि रिलीज करो आईजीई एंटीबॉडी, और क्या कराता है, आईजीई एंटीबॉडी मास्ट सेल के साथ में एफसी रिसेप्टर के साथ में बाइंड कर जाती है और ये यहाँ पे रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। जब मैं आपको टाइप फर्स्ट का की पॉइंट्स बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे क्रॉस लिंक बनती है दो एंटीबॉडी के बीच में। मतलब कि मास्ट सेल तभी एक्टिव होगी, तभी एक्टिव फॉर्म में आएगी जब दो एंटीबॉडी एक साथ एक एलर्जन को बाइंड करेंगी, यानी क्रॉस लिंक बनाएंगी। ठीक है, जब क्रॉस लिंक हो जाती है तो मास्ट सेल एक्टिव हो जाती है। जब मास्ट सेल एक्टिव हो जाती है तो डीग्रेन्युलेट कंडीशन आ जाती है, यानी कि मास्ट सेल बर्स्ट हो जाती है और उसमें जितने भी पार्टिकल्स थे, मास्ट सेल के जितने भी पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं। जब ये सेल के मास्ट सेल से बाहर निकल जाएंगे तब क्या होगा कि जो ग्रेन्यूल्स थे जिसमें जो बाहर निकलते हैं उसमें मेनली क्या क्या केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होता है, कौन कौन सा होता है, हिस्टामाइन, हिपेरिन एंड प्रोटीएज। तो जिसमें कि जो हिस्टामाइन होता है वो बहुत हार्मफुल होता है क्योंकि वो सेल्स में क्या करता है, वेसोडाइलेशन कर देता है और स्वेलिंग लेके आ जाता है। जिससे कि क्या होता है कि जैसे कि आगे मैंने बताया है यहाँ पर कि जब वेसोडाइलेशन करता है तो क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स हैं, उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, उनका डायमीटर इंक्रीज हो जाता है और उसमें क्या होता है कि वेस्कुलर परमिएबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि सेल में जितने भी इम्यून सेल्स हैं, हमारे ब्लड सेल्स में जितने भी इम्यून सेल्स हैं वो सारे के सारे बाहर निकल आ जाते हैं और वो इमीडिएटली सिग्नलिंग प्रोवाइड करते रहते हैं और बहुत ज्यादा इम्यून सेल रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब बहुत ज्यादा एक साथ इम्यून सेल्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मास्ट सेल, सारा मैक्रोफाज सारे जब रिलीज हो जाएंगे तो मोर एंड मोर हाइपर रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी और वहां पर इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि रिजल्ट क्या निकलता है टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी का, कि स्किन कलर रेड हो जाता है। जैसे कि एक साथ आपको बहुत सारी छींक आ रही है तो क्या होता है कि आपका फेस रेड हो जाता है क्योंकि वहां पे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा स्पीड से हो जाता है, क्योंकि वहां की जो ब्लड सेल्स वेसल्स का जो डायमीटर है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि जो ब्रोंकाई होती है, जो हमारी वो बहुत स्मूथ होती है, लेकिन जब बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है तो उसमें क्या होता था, स्वेलिंग आ जाती है और बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि खांसने में, छींकने में, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। जिस पर्सन को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है तो उसमें क्या होता है कि स्मूथ मसल्स एकदम कॉन्ट्रैक्ट में आ गई है, मतलब तो जिससे क्या होता है कि वहां पे स्वेलिंग हो जाती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अगर ये कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, एनाफाइलेक्टिक। एनाफाइलेक्टिक का मतलब क्या होता है कि सीवियर अमाउंट में अगर आप तुरंत उसको रिलीविंग डोज ना दिया जाए तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है, अगर सीवियर अमाउंट में हो जाए तो। एक उसमें आपके टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी में एक वर्ड है एटोपी। एटोपी का मतलब क्या होता है, जेनेटिक ट्रेट। ठीक है, यानी कि हे फीवर, अस्थमा, उसमें क्या होता है कि आईजीई का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एटोपी का मतलब क्या होता है कि कोई जो एंटीजन होता है वो एक्चुअल में एंटीजन नहीं होता है, वो एलर्जन होता है और वो हमारी बॉडी में एंटर करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की आईजीई जो एंटीबॉडी है उसका जो लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब आईजीई का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी खत्म हो गया है। आपको मैं एक चीज बता दूं कि टाइप 1 और टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड और थर्ड इंपॉर्टेंट है बट इतनी नहीं है। सॉरी, अब हम टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी पढ़ेंगे।
तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी को क्या और क्या बोलते हैं? साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक जिसमें क्या होता है? एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन, जिसमें कौन कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है? आईजीएम और आईजीजी। तो मेनली क्या अफेक्ट करता है? ऑर्गन्स एंड टिश्यू। और एंटीजन मेनली कौन सा होता है? एंडोजीनस, यानी कि सेल के अंदर जब आ जाता है तब, विच कैन अटैच टू दी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और रिएक्शन टाइम कितना होता है? मिनट्स टू आवर्स। और फेगोसाइट में ऑल्सो प्ले अ रोल, मतलब मेनली इसमें फेगोसाइट का रोल प्ले होता है। जैसे कि नॉर्मल सेल में क्या होता है कि ये कोई बैक्टीरिया है, ये बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, ये कोई बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, तो बॉडी एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बन जाएगी और उसको वहीं किल कर देगी। जैसे ये कोई बैक्टीरिया है, इसको किसी उस पर्टिकुलर एंटीबॉडी ने बाइंड कर लिया है और उसको वहीं किल कर दिया है, तो इसे क्या बोलेंगे? एंटीबॉडी मीडिएटेड। ठीक है, तो इन नॉर्मल कंडीशन में टाइप 2 सेंसिटिविटी का कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, फेगोसाइटिक सेल्स एंड एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिक सेल। ठीक है, पढ़ेंगे तो हम इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट एक प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट मेनली प्रोटीन होती है, जो उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो पोर जनरेट करती हैं पैथोजन की सेल वॉल में। पैथोजन की जो सेल वॉल होती है उसमें पोर्स क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से पैथोजन की डेथ हो जाती है। तो जैसे ये कोई पैथोजन आया, ये कोई पैथोजन आया, इस पैथोजन के अगेंस्ट में स्पेसिफिक एंटीबॉडी से बाइंड की, इसे कोई जैसे आईजीएम या आईजीजी बाइंड की इसके साथ में। और जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिस्टम जो होता है, ये इस पर्टिकुलर एंटीबॉडी के साथ में आकर के बाइंड कर जाता है। और एंटीबॉडी के कौन से रीजन से बाइंड करता है? एफसी। आर का मतलब क्या है? रिसेप्टर। ठीक है, कि मैंने आपको टाइप 1 में बताया था कि जो एंटीबॉडी होती है उसका ये जो इस पोर्शन है यहाँ पर एफसी रीजन होता है, यहाँ पर आकर के कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो सिस्टम है वो बाइंड कर जाता है। जब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिस्टम बाइंड कर जाता है एंटीबॉडी से तो ये एक्टिव हो जाता है। पहले कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिस्टम एक्टिव नहीं होता है, लेकिन जब ये एंटीबॉडी के साथ में बाइंड कर जाता है तब ये क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। और ये प्रोटीन जो है ये पूरा एक कैस्केट है, मतलब कि एक्टिव 1/1, यानी 1 से लेके C8 तक होती है। जैसे कि पहले C1 एक्टिव होगा, फिर C2 होगा, फिर C3 होगा, C4 होगा, C5, C6, C7, C8, फिर इसको क्या करती है फाइनली जाकर के? ये बैक्टीरिया की जो सेल है उसमें पोर क्रिएट कर देती है और बैक्टीरिया को डैमेज कर देती है। पोर जनरेट इन पैथोजन एंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल सेल में होता है। दूसरा क्या होता है? फेगोसाइटिक सेल्स। तो वन सेल फेगोसाइट टू अनदर सेल, मतलब एक सेल दूसरी सेल को ही खा जाती है, इसका मतलब ये है। तो ये कोई हमारी बैक्टीरिया की सेल है, इसके साथ में कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी बाइंड की, और इस स्पेसिफिक एंटीबॉडी जब बाइंड कर गई तो इसके साथ में कोई भी एक फेगोसाइटिक सेल आई, और फेगोसाइटिक सेल एंटीबॉडी के एफसी रिसेप्टर से जाकर के बाइंड कर गई। बाइंड करने के बाद में ये वाली जो हमारी फेगोसाइटिक सेल है वो एक्टिव हो गई। एक्टिव होने के बाद में इसने फेगोसाइटोसिस कर लिया और इस बैक्टीरिया की सेल को खा गई, एंगल्फ कर लिया इसको। तो मेनली फेगोसाइटोसिक सेल कौन सी होती है हमारी? न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज। थर्ड वन कौन सा हमारा? एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिक सेल, एडीसीसी। इसमें क्या होता है? ये बैक्टीरिया की सेल होती है, इसके साथ में कोई सी भी एंटीबॉडी बाइंड करती है, और ये क्या है हमारी? एडीसीसी सेल्स। एडीसीसी सेल के साथ में जो एंटीबॉडी का एफसी रीजन है इसके साथ में रिसेप्टर बाइंड कर जाता है। रिसेप्टर बाइंड करने के बाद में, और एडीसीसी सेल्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल किलर सेल बोलते हैं। इसके बाद में क्या होता है? परफोरिन, यानी कि इस बैक्टीरिया की सेल में पोर्स बनना क्रिएट हो जाता है और ये डिग्रेडेशन हो जाता है। ये कंडीशन है हमारी नॉर्मल सेल के अंदर में। ठीक है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में होता क्या है। अभी हमने नॉर्मल केस पढ़ लिया था उसका, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है जब हाइपर सेंसिटिव केस हो जाता है तब उसमें क्या होता है? सपोज कीजिए एग्जांपल लिया है हमने कि RH नेगेटिव एक मदर है और RH पॉजिटिव एक बच्चा है, यानी फीटस है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं आता है।
ठीक है। जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है वो स्मूथली जाती है, जिसमें क्या होता है कि ये मदर है और ये बेबी यानी फीटस है, कोई रिस्क नहीं होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी स्मूथली हो जाती है, क्योंकि मदर RH नेगेटिव है और जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है। ये कब होता है? जब फादर RH पॉजिटिव होगा तो फीटस RH पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो जब मदर RH नेगेटिव है तो उसके पास कोई इसकी एंटीबॉडी नहीं होगी। जब फीटस RH पॉजिटिव है तो इसके पास में RH पॉजिटिव वाली एंटीबॉडी होगी, यानी डी एंटीजन वाली इसके पास में एंटीबॉडी होगी। ठीक है। तो फर्स्ट का ब्लड और मदर का ब्लड दोनों का अलग अलग रहता है। ठीक है। तो एक दूसरे को कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। बट आफ्टर डिलीवरी फीटस ब्लड एंड मदर ब्लड कम्स इन कांटेक्ट। मतलब क्या होता है कि जब आप डिलीवरी के बाद में फीटस का कुछ ब्लड मदर के ब्लड के साथ में मिक्स हो जाता है। जो अम्बिलिकल कॉर्ड, जब जो फीटस के टमी से जो अम्बिलिकल कॉर्ड आती है वो ब्रेक होती है, तो उसके साथ में कुछ फीटस का ब्लड मदर के ब्लड के साथ में टच कांटेक्ट में आ जाता है। ठीक है। तो जब फीटस का ब्लड मदर के ब्लड के साथ में कांटेक्ट में आएगा तो फीटस का ब्लड कौन सा है? RH पॉजिटिव, और मदर का क्या है? RH नेगेटिव। तो जब फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब फीटस का RH पॉजिटिव है और मदर का RH नेगेटिव है तो फीटस के में क्या होगा? एंटीबॉडी होगी, तो इसको डैमेज कर सकता है, मदर की सेल्स को, मदर की RBC को डैमेज कर सकता है फीटस का ब्लड। ठीक है। लेकिन क्या होता है, लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं आती है। क्या होता है? जब बट आफ्टर डिलीवरी फीटस ब्लड एंड मदर ब्लड कम्स इन कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट आफ्टर डिलीवरी विद इन 24 to 48 आवर्स क्या होता है कि डॉक्टर एक इंजेक्शन देता है मदर को। उस इंजेक्शन का नाम होता है रोजन। उसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियली एंटीबॉडी प्रोवाइड करी जाती है मदर में अगेंस्ट फीटस RH पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट में, कि अगर फीटस का ब्लड ग्रुप, अगर फीटस का ब्लड मदर के ब्लड के साथ में कांटेक्ट में आ गया है और उस मदर के ब्लड के साथ में वो एंटीबॉडी बना के वो उसे डिग्रेड कर रहा है, तो ये जो इंजेक्शन दिया जाता है यानी आर्टिफिशियल एंटीबॉडी दी जाती है, ये क्या करती है कि जो जो ब्लड फीटस का मदर की बॉडी में गया है उस फीटस के ब्लड को ही ये डिग्रेड कर देती है। तो मदर की बॉडी में उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बनती ही नहीं है। समझ में आया? तो ये क्या करता है, ये इंजेक्शन हर डिलीवरी के बाद में दिया जाता है। तो ये क्या करता है कि जो फीटस का जो भी ब्लड गया है मदर के ब्लड में, उस ब्लड के साथ में बाइंड करके उसको डिग्रेड कर देती है। देन क्या होता है कि सेफ प्रेगनेंसी, सेकंड टाइम भी प्रेगनेंसी कैसी हमारी हो जाती है? एकदम बढ़िया हो जाती है, स्मूथली, कोई रिस्क नहीं होता है। तो लेकिन एक्चुअल में लेकिन होता क्या चीज है कि जैसे मदर है, ये फीटस है, तो मदर में क्या है? RH नेगेटिव है और सेकंड टाइम भी फीटस का सेकंड टाइम भी फीटस का जो ब्लड में क्या है? RH पॉजिटिव है। तो क्या होगा कि फर्स्ट टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सेकंड टाइम में जो B सेल होती है उसके पास में मेमोरी सेल भी होती है, यानी इसका ये बना होगा, फीटस का ब्लड मदर के ब्लड के साथ में कांटेक्ट किया था, तो फीटस के ब्लड के अगेंस्ट में मदर की सेल्स में कुछ तो एंटीबॉडी बनी होगी। तो वो क्या होता है? B सेल में क्या होता है? IgM और IgG होती है। तो जो IgM होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है, लेकिन IgG प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है और हैविंग RH पॉजिटिव एंटीजन। ये RH पॉजिटिव एंटीजन कहाँ से आया है? फीटस से, सेकेंड टाइम। ठीक है। हार्मफुल फॉर मदर। अब ये मदर के पास में तो कोई एंटीजन नहीं था, तो ये मदर के ब्लड के साथ में ही रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। इसीलिए फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद में आर्टिफिशियल एंटीबॉडी दी जाती है जो कि इस कंडीशन को ही डिग्रेड कर देती है, यानी कि फीटस के ब्लड मदर के ब्लड के साथ में कांटेक्ट होने पर फीटस के ब्लड को ही डिग्रेड हो जाता है। ठीक है। तो ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी खत्म हो गई हमारी। अब हम बात करी हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इम्यून कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स में कौन सी एंटीबॉडी यूज होती है? इसमें IgG। तो इसमें क्या होता है? एबनॉर्मल
इम्यून रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से उस एंटीजन का फेगोसाइटोसिस नहीं होता है और उसका कुछ ना कुछ पार्ट्स बॉडी की सेल्स में रह जाता है। ठीक है, तो जैसे कि ये देखिए, मेनली नॉर्मल सेल्स में क्या होता है कि ये एंटीजन आया, इस एंटीजन के स्पेसिफिक एंटीबॉडी इससे बाइंड की और ये फेगोसाइटोसिस सेल के साथ में जब बाइंड की तो इस पूरे का फेगोसाइटोसिस हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हाइपर सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि ये जब एंटीजन आया और ये एंटीबॉडी के साथ बाइंड किया तो इस फेगोसाइटोसिस सेल ने इसको एंगल्फ किया लेकिन पूरा नहीं किया, इसके कुछ ना कुछ पार्ट इसमें छूट गए, मतलब इसके प्रॉपर तरीके से इसको फेगोसाइटोसिस नहीं किया गया, थोड़े उसके पैथोजन के थोड़े थोड़े पार्ट्स सेल्स के अंदर रह गए। तो इसमें क्या है कि नॉट प्रॉपर फेगोसाइटोसिस, मतलब प्रॉपर फेगोसाइटोसिस नहीं हुआ, कुछ एंटीजन के पार्टिकल्स सेल के अंदर रह गए। एंड डिपोजिट इनटू टू टाइप्स, मतलब कि वो जो पार्टिकल्स बच जाते हैं वो किस में डिपोजिट हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स में और टिश्यू में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि नॉट प्रॉपर फेगोसाइटोसिस वाई, क्यों प्रॉपर तरीके से फेगोसाइटोसिस नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या होता है कि एंटीजन प्रेजेंट इन अ ह्यूज अमाउंट, मतलब कि जो बॉडी के अंदर जो एंटीजन आया है वो बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में आता है। तो उससे क्या होता है कि प्रॉपर जब ह्यूज अमाउंट में आ जाता है तो प्रॉपर तरीके से उसका फेगोसाइटोसिस नहीं हो पाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि हाई एफिनिटी ऑफ एंटीजन टुवर्ड्स टिश्यू, मतलब कि जो एंटीजन आया है उसकी जो एफिनिटी, बाइंड करने की एफिनिटी है वो एंटीबॉडी के साथ में ना हो करके बॉडी के अदर टिश्यू के साथ में होती है। जनरल केस में क्या होता है कि जो एंटीजन आता है उसकी एफिनिटी एंटीबॉडी के साथ में होती है और प्रॉपर तरीके से बाइंड करता है और उसको उसका प्रॉपर तरीके से फेगोसाइटोसिस होता है। लेकिन जब एंटीजन प्रॉपर तरीके से एंटीबॉडी से बाइंड ही नहीं कर रहा है तो प्रॉपर तरीके से फेगोसाइटोसिस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एंटीजन बॉडी की अदर टिश्यू के साथ में बाइंड करता है। बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी कि इसमें मेनली जो ब्लड वेसल्स है हमारी, तो इसमें मेनली 3 सेल काम करेगी, मैक्रोफाज, मास्ट सेल एंड न्यूट्रोफिल्स। तो मैक्रोफाज, मास्ट सेल, न्यूट्रोफिल, इसके साथ में एंटीबॉडी प्रेजेंट है और ये हमारा एंटीजन है। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा ये पूरा। ठीक है, तो इसमें से क्या हुआ कि प्रॉपर तरीके से फेगोसाइटोसिस नहीं हुआ, तो मैंने आपको बताया था ना कि कुछ एंटीजन का जो पार्ट है वो किस में डिपॉजिट हो जाता है, ब्लड सेल्स में, ब्लड वेसल्स में। तो ये यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, इसका कुछ पार्ट्स यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है। ये सेल्स भी इसका प्रॉपर तरीके से फेगोसाइटोसिस नहीं कर पाई हैं। तो जब जब इस सेल्स में, वेसल सेल्स में जब वेसल सेल्स में जब डिपॉजिट हो जाता है तो वो क्या कर देता है कि वेसो डायलेशन कर देता है और परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, यानी कि सेल्स में की साइज को बढ़ा देता है और उसमें पोर क्रिएट कर देता है, यानी कि गैप क्रिएट कर देता है, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में गैप क्रिएट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है, ये जो एक इम्यून कॉम्प्लेक्स है, ये सारे इम्यून कॉम्प्लेक्स सेल से बाहर निकल आते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, अब ये एंटर किस में करते हैं, टिश्यू में एंटर करता है। तो टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, टिश्यू सेल्स, उसके साथ में इम्यून कॉम्प्लेक्स बाइंड कर जाता है और जब इम्यून कॉम्प्लेक्स टिश्यू सेल्स के साथ में जब बाइंड करता है तो एक और इम्यून कॉम्प्लेक्स आता है, इसका नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिस्टम। वो बाइंड करता है एंटीबॉडी के एफसी रीजन के साथ में। जब एंटीबॉडी के एफसी रीजन के साथ में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बाइंड कर जाती है तो वो एक्टिव फॉर्म में आ जाती है और वो मोर एंड मोर अमाउंट में अनदर सीक्रेशन को सीक्रेट करती है, अदर सेल्स को भी और सीक्रेट करती रहती है। उससे क्या होता है, मोर एंड मोर इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो मेन एग्जाम्पल है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी का, जैसे कि आर्थराइटिस, जैसे कि जॉइंट पेन जो होता है, जो ओल्डर एज में जो जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है वो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी का ही एक एग्जाम्पल है।
दूसरा क्या है, वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस में क्या होता है कि ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाती है, ब्लड सेल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आर्थराइटिस में क्या होता है कि सेल्फ एंटीजन, मतलब अपनी बॉडी की सेल्स के, सारी बॉडी की सेल्स एज अ एंटीजन काम करना स्टार्ट कर देती है और उसी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि ये दो टिश्यू हैं, ये दो सेल्स हैं, इसके बीच में जो फ्लड है वो एज अ एंटीजन काम करता है, उसी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाती है और इसको यहाँ पर सेल्फ ऑटो इम्यूनिटी का काम करना स्टार्ट कर जाता है। ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी इमीडिएटली इसका कोई क्योर नहीं है, मतलब। नेक्स्ट कौन सी हमारी, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। तो टाइप 4 को क्या बोलते हैं, टाइप 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो फर्स्ट हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, टाइप 1 हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी और टाइप 4 हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाइप 4 को क्या बोलते हैं, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। मतलब कि ये तुरंत इम्यून रिस्पॉन्स नहीं देती है, इस रिस्पॉन्स को आने में 1 से 2 दिन लगता है, यानी कि इसको, और ये एंटीबॉडी के साथ में कोई इसका रोल नहीं होता है। इसका रोल किसके साथ में होता है, सेल मीडिएटेड, यानी कि सेल के साथ में होता है, टी सेल के साथ में इसका मेनली रोल प्ले होता है। तो सेल मीडिएटेड एंड नो रोल ऑफ एंटीबॉडी, और रिस्पॉन्स 1 to 2 days के अंदर इसका इम्यून रिस्पॉन्स आता है। तो ये जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है, ये 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट सेंसिटाइजेशन, दूसरा इफेक्टर फेज। सेंसिटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट टाइम एक्सपोजर ऑफ एंटीजन इन बॉडी, मतलब पहली बार एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाती है, यानी उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी सेंसिटिव हो गई है। दूसरा क्या है, इफेक्टर फेज, यानी कि सेकेंड टाइम एक्सपोजर एंटीजन। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जब पहली बार हम एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आया तो उसके अगेंस्ट में मेमोरी बी सेल्स बन गई, यानी कि उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में बी सेल बन गई। जब यही सेम एंटीजन फिर से बॉडी के अंदर आया तो वो कौन सा फेज होता है, इफेक्टर फेज। तुरंत जो एंटीबॉडी बनी है वो तुरंत रिएक्शन करती है, तो इसीलिए इसको डिलेड हाइपर सेंसिटिव बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो जो एंटीबॉडी बनती है उसमें टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार बॉडी उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में सेंसिटिव हो जाती है तो सेकेंड टाइम जब वो सेम एंटीजन बॉडी के अंदर, जब नेक्स्ट टाइम सेम एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो क्विक रिस्पॉन्स होता है और वो गिव्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देता है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे फर्स्ट टाइम एक्सपोजर ऑफ एंटीजन। तो क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर आया और ये मैक्रोफेज में एंटर कर गया, ठीक है। मैक्रोफेज को और क्या बोलते हैं, एपीसी सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग क्या होती है, ये सिग्नल देती है कि हमारे अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आया है। टी एंटीबॉडी, जो टी सेल है वो इसको रिकॉग्नाइज करती है। जब टी सेल इसको रिकॉग्नाइज कर लेती है तो ये मैक्रोफेज होता है, इसके पास कौन सा रिसेप्टर, वो कौन सा जो रिप्रेजेंटिंग सेल होती है, एमएचसी सेकंड। तो ये रिप्रेजेंट करती है कि हमारे अंदर ये बैक्टीरिया आया तो उसने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया इसको। जब मैक्रोफेज ने रिप्रेजेंट किया तो टी सेल ने क्या किया, जब ये टी सेल के रिसेप्टर पे बाइंड की तो टी सेल ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। तो जब पहली बार जब टी सेल बनता है बॉडी के अंदर तो उसे क्या बोलते हैं, टी नैव सेल, यानी कि पहली बार। ये टी सेल मैच्योर नहीं है, यानी नई सेल है ये, ठीक है। तो जब टी नैव सेल ये किससे प्रेजेंट होती है, लिम्फ नोड पर, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये सेल मीडिएटेड, यानी कि लिम्फ नोड के साथ में बाइंड करती है, लिम्फ नोड के ऊपर ही प्रेजेंट होती है, इसका एंटीबॉडी के साथ में इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो जब नैव सेल के साथ में जब एंटीजन आया, बाइंड किया और नैव सेल ने अपने आप को चेंजेस किया, प्रोलिफरेशन किया, डिफरेंशिएट किया ऑफ टी नैव सेल से टी हाइपर सेल्स में,
और ये सेव इन टी मेमोरी सेल्स के रूप में सेव हो गया। यानी कि पहली बार बॉडी में बैक्टीरिया कोई भी एंटीजन आया तो मैक्रोफेज ने सिग्नल दिया टी सेल को कि हमारे अंदर कुछ आया है, देखो ये क्या है। तो टी सेल ने बोला मैक्रोफेज को कि हाँ हमारे अंदर कुछ एंटीजन आया है। लेकिन पहले जो टी सेल है ये नई सेल है, ये बहुत सिंपलेस्ट है। तो क्या करेगी, ये अपने अंदर मॉडिफिकेशन करेगी और ये मॉडिफिकेशन करने के बाद में क्या बन जाएगी, टी हेल्पर सेल बन जाएगी। जब टी हेल्पर सेल बन जाएगी, अब ये हमारा फर्स्ट टाइम का हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में सेंसिटिव हो गई है। ठीक है, जब दुआ की पहली बार में जब एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एक्सपोज किया था तब हमारी जो टी नैव सेल से टी हेल्पर सेल बन गई थी। ठीक है, अब जो रिएक्शन होगा वो बहुत क्विक होगा क्योंकि जो काम करना था उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए वो हो चुका है। अब तो क्या है, उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देना है। तो ये एंटीजन फिर से आया बॉडी के अंदर, मैक्रोफेज ने फिर से सिग्नल दिया टी सेल को कि ये देखिए क्या है। तो टी सेल ने इसको परमिशन दी, यानी कुछ सीक्रेशन किया। क्या सीक्रेशन किया, इंटरफेरॉन, कि ये हाँ कोई फॉरेन पार्टिकल्स है और आप इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनवाओ। तो मैक्रोफेज अभी रेस्टिंग फेज में था। जब रेस्टिंग फेज में था तो ये कोई काम नहीं कर रहा था। अब हमें तो इससे काम करवाना है ना आगे। तो क्या होगा, व्हेन टी हेल्पर सेल रिलीज इंटरफेरन गामा मैक्रोफेज एक्टिव। जब ये इसके पास में जब मैक्रोफेज में बैक्टीरिया आया और इसने अपना काम करके टी सेल को दे दिया, तब तक ये क्या था, सो रहा था, यानी रेस्टिंग फेज में था। जब टी सेल ने बोला कि मेरा ऑर्डर है, ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, अब मैंने ये सिग्नल दे दिया है, यानी इंटरफेरेंस मैंने सीक्रेट कर दिया है, तो अब ये मैक्रोफेज क्या हो जाएगा, एक्टिव। ठीक है, व्हेन टी हेल्पर सेल रिलीज इंटरफेरॉन गामा ऑन अ मैक्रोफेज कैसा हो गया, मैक्रोफेज एक्टिव हो गया। जब मैक्रोफेज एक्टिव हुआ तब क्या होगा, मोर फैगोसाइटोसिस, मोर लाइटिक एंजाइम रिलीज। लाइटिक का मतलब क्या होता है, तुरंत का तुरंत फैगोसाइटोसिस करना। तो अब तुरंत का तुरंत खूब सारे ये एन INF अल्फा, INF बीटा, IFN गामा, यानी इंटर मॉलिक्यूल सीक्रेट हो गए। और जब सीक्रेट हो गए तो क्या होगा, मोर एक्टिव एंड मोर रिलीज न्यूट्रोफिल मोनोसाइट्स। जब रिलीज होगा तो क्या होगा, मेकिंग क्लस्टर ऑफ अ मैक्रोफेज। जब जब टी सेल ने बोल दिया है कि इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाओ, तो मैक्रोफेज क्या करेगा कि बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। और मैक्रोफेज एक्टिव हो जाएगा तो क्या करेगा, ये फैगोसाइटोसिस करेगा, यानी कि सेल्स को खा स्टार्ट कर देगा। और यानी मोर लाइटिक एंजाइम रिलीज करेगा, जैसे INF अल्फा, INF बीटा, INF गामा। तो इससे क्या होगा कि मोर एक्टिव हो जाएगा, मोर एंड मोर अमाउंट में मैक्रोफेज एक्टिव हो जाएगा एंड रिलीज करेगा, न्यूट्रोफाइल्स को भी रिलीज कर देगा, न्यूट्रोफिल को भी रिलीज कर देगा, मोनोसाइट्स को भी रिलीज कर देगा। और क्या करेगा, ये मेकिंग क्लस्टर बना लेगा, यानी कि सारे जितने भी फैगोसाइटोसिस सेल्स हैं सबको रिलीज कर देगा, सबको एक साथ में रिलीज कर देगा। तो क्या कर लेगा, ये क्लस्टर फॉर्म में बना लेगा। ठीक है, जब बॉडी के अंदर ये बहुत सारा क्लस्टर हो जाएगा, अब बॉडी के अंदर इतनी ही जगह है जहाँ पे मतलब वो मैक्रोफेजेस और ये सब कुछ आएंगी, लेकिन अब ये क्लस्टर फॉर्म में हो गया है। तो वहां पे बॉडी में क्या होगा, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बॉडी के अंदर स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, सूज जाएगा पूरा एरिया, रेडनेस हो जाएगा क्योंकि ब्लड वेसल्स का साइज इंक्रीज होगा। कभी एक तो क्लस्टर बना लेगा, कभी कभी क्या होगा कि ये सारे क्लस्टर ही आपस में फ्यूज हो जाएंगे और एक सेल बना लेगा, बड़ी सी सेल्स बना लेगा, यानी कि इस इन सारे सेल्स को एक ही सेल में कन्वर्ट कर देगा। बहुत ज्यादा जब सीक्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तब बहुत ज्यादा मैक्रोफेज एक्टिव हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि ये सारे न्यूक्लियस एक ही सेल्स में आ जाएंगे और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स बन जाएगी, समटाइम्स फ्यूज मैक्रोफेजेस। जब मैक्रोफेजेस बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ये उस कंडीशन का है। फिर क्या होगा, मोर हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब कि बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है,
अब सुनिए, जैसे कि क्या होता है कि स्किन टेस्ट आपने देखा होगा ना, जैसे टीबी का जो हम टेस्ट करते हैं उसमें क्या होता है, फॉर ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के लिए जब हम करते हैं ना टीबी का टेस्ट जब हम करते हैं, तो जैसे कि एक किसी पर्सन का हाथ है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं डॉक्टर कि एक इंजेक्शन लगाते हैं उसके हाथ पर, गिव इंट्राडर्मली इंजेक्शन, उसको एक इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। जब उस पर्सन को इंजेक्शन लगाया और वो इंजेक्शन 24 टू 48 आवर्स के बाद अपना रिएक्शन देना स्टार्ट करेगा, अगर उस एरिया में बहुत ज्यादा रेडनेस हो गई है और स्वेलिंग हो गई है, यानी कि जो एक्चुअल में क्या है, जो इंजेक्शन दिया जाता है इसमें क्या होता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है उसके कुछ पार्ट्स को एटीन्यूएट कर करके उस पर्सन को दिया जाता है। जब वो पर्सन पहले से ही टीबी के बैक्टीरिया से उसका एक्सपोज हो रखा है, तो जब दूसरी बार हम वो टीबी का बैक्टीरिया देंगे तो क्या होगा कि पहली बार तो वो सेंसिट, देखिए इस पर्सन के अगेंस्ट एक एक कोई पर्सन है, ठीक है, उसमें पहली बार टीबी का बैक्टीरिया एंटर किया है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी बॉडी उस टीबी के बैक्टीरिया के लिए सेंसिटिव हो जाएगी। लेकिन जब दूसरी बार टीबी का बैक्टीरिया उस पर्सन के अंदर आएगा तो क्या होगा, मोर एंड मोर अमाउंट में फेगोसाइटोसिस होगी, तो वहां पे क्या होगा, फेगोसाइटोसिस के क्लस्टर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी जब क्लस्टर बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे रेडनेस आ जाएगी, मतलब वो एरिया एकदम लाल हो जाएगा, स्वेलन हो जाएगा, सूज जाएगा। तो डॉक्टर वही काम करते हैं कि अगर उस पर्सन में ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट में टेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि वो टेस्ट करके ये पता करना चाहते हैं कि ये पर्सन पहले से ही ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया के साथ में सफर कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो उसे एक इंजेक्शन लगाएंगे और उस इंजेक्शन में क्या होगा, टीबी का जो बैक्टीरिया है उसके कुछ पार्ट्स एटीन्यूएट कंडीशन में, एटीन्यूएट कंडीशन मतलब क्या है कि उसको किल करके तब उसके अंदर डालेंगे। तो क्या होगा कि जब लेकिन हमारी बॉडी के अंदर दोबारा फिर से गया है ना बैक्टीरिया का पार्टिकल, तो अगर पहले से इसके अंदर हुआ है टीबी का इन्फेक्शन, तो जब दूसरी बार जाएगा तो क्या करेगा, ये इन्फ्लामेशन कर देगा, यानी स्वेलिंग कर देगा, इस हाथ को स्वेलिंग कर देगा, सूज जाएगा, लाल हो जाएगा। तो जितना ज्यादा सूजेगा, जितना ज्यादा लाल होगा, उतना ही डॉक्टर ये बता देगा कि टीबी इसको कितनी ज्यादा हो गई है, मतलब कि टीबी का बैक्टीरिया इसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में है। अगर थोड़ी बहुत है तो यानी कि अभी बैक्टीरिया अभी अंदर अभी अभी टीबी होना स्टार्ट हुआ है, बहुत पुरानी नहीं है। लेकिन जिनको टीबी टीबी की जो बीमारी है वो बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है, अगर उनके साथ में अगर ये टेस्ट करेंगे तो इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैक्रोफाजेस बहुत ज्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाएंगे और क्लस्टर फॉर्म कर लेंगे। समझ में आ गया? तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कमेंट्स हो आपको, तो प्लीज मुझे शेयर करना। एंड थैंक यू।